जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून मेरे साथियों। मैं नीरज कुमार आप सभी का एम आर एडुकेट यूट्यूब चैनल पे स्वागत कर रहे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी के लिए यूपी डीएलएड का 2023 का हम प्रीवियस ईयर पेपर ला दिए हैं और ये प्रीवियस ईयर पेपर साइंस का है और ये प्रथम सेमेस्टर वाले जितने भी हमारे भाई हैं उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप रेडी हो जाइए और क्लास को शेयर कीजिए। तो चलिए आप लोगों के सामने हम कुछ ही समय में पहला क्वेश्चन दिखाएंगे जो प्रीवियस ईयर 2023 का एक प्रश्न पत्र है और यह विज्ञान का है। तो चलिए रेडी हो जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्लाइड पे दिखता हुआ पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्लाइड पे दिखता हुआ नजर आ रहा होगा। तो चलिए देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। पूछा गया पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन देखिए, ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। कौन सा इसमें से है जो ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ के बारे में पूछा गया है कि कौन सा इसमें से ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। उसका जवाब दीजिए आप लोग। ये ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन ए में दिया है नवसातर, ऑप्शन बी में दिया है नमक, ऑप्शन सी में दिया है आयोडीन और ऑप्शन डी में दिया है कपूर। इसमें से कौन सा है जो ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। तो आप लोगों का करेक्ट जवाब क्या होगा, नमक। नमक आप लोगों का ऊर्ध्वपातन पदार्थ नमक नहीं है। यानी नमक का अगर केमिकल नाम के बारे में बात करें, नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है, यानी नमक का केमिकल नाम बताइए। नमक का केमिकल नाम बताइए। चलिए NaCl होता है। क्या होता है, NaCl। ये नमक का रासायनिक नाम होता है। इसे क्या बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम क्लोराइड। नमक को सोडियम क्लोराइड किस नाम जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड इसे बोला जाता है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है और सोडियम, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है और रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है ना। चलिए अब बात करें। चलिए NH3 क्या होता है, NH3 का नाम बताइए। NH3 को किस नाम से जानते हैं, NH3 को किस नाम से जानते हैं। NH4 को किस नाम से जानते हैं, NH4 को किस नाम से जानते हैं। चलिए इसको बताइए, NaHCO3 इसका नाम बताइए आप लोग। और पूछते हैं आप लोगों से Na2CO3 बताइए, Na2CO3 बताइए। चलिए तो NH3 क्या होता है, ये अमोनिया होता है। ये क्या होता है, अमोनिया। NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया। NH3 को किस नाम से जानते हैं, अमोनिया के नाम से जानते हैं। NH4 को किस नाम से जानते हैं, NH4 क्या होता है, अमोनियम होता है। क्या होता है, अमोनियम। ये अमोनियम होता है, अमोनियम। ये अमोनियम होता है और NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। NaHCO3 क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। किस नाम जानते हैं इसे, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। ये सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, ये सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। चलिए ये सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3 क्या होता है, ये सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। ये सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। चलिए वॉइस क्लियर जा रही है, एक बार कमेंट करिए आप लोग। हमारी वॉइस क्लियर जा रही है कि नहीं, वॉइस क्लियर जा रही है, कमेंट करिए आप लोग। तो इसे आप लोग किस नाम जानते हैं, देखिए NaCl को हम किस नाम जानते हैं, इसे हम नमक के नाम से जानते हैं। किस नाम से, नमक। NaCl को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे नमक बोला जाता है। किस नाम से, इसे ही हम नमक बोलते हैं। NaCl को किस नाम से जानते हैं, नमक के नाम से जानते हैं। ये क्या है, अमोनिया है, अमोनिया। NH3 क्या होता है, ये अमोनिया होता है। NH4 क्या होता है, ये अमोनियम, ये अमोनियम होता है। NH4 क्या होता है, ये अमोनियम होता है।
NH4 क्या होता है? ये अमोनियम होता है। NaHCO3 क्या होता है? NaHCO3 क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। अगर Na2CO3 के बारे में बात करें, यही होता है जो सोडियम कार्बोनेट होता है। इसे हम क्या होता है? धामन सोडा के नाम से जानते हैं। धामन सोडा को किस नाम से जानते हैं? सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ये कपड़ा धोने वाला सोडा होता है, इसे हम धामन सोडा, धामन सोडा, धामन सोडा के नाम से इसे जानते हैं। किस नाम जानते हैं मेरे प्यारे भाई? इसे धामन सोडा के नाम से जानते हैं। अगर NaHCO3 के बारे में बात करें तो इसे किस नाम जानते हैं? NaHCO3 को किस नाम से जानते हैं? यही होता है आपका बेकिंग सोडा होता है। ये खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा होता है। इसे खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा होता है। ये सोडा होता है, ध्यान दीजिएगा, ये खाने वाला सोडा होता है। तो चलिए, आप लोगों का करेक्ट जवाब आ रहा था ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा था कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, तो नमक जो है ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? प्रीवियस ईयर पेपर 2023 के प्रश्न पत्र जो साइंस वाला था उसमें कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? दूसरे नंबर क्वेश्चन के जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी पूछा गया है, जो कीटों का भक्षण करते हैं। कीटभक्षी पौधे का नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया है निफेंथिस, ऑप्शन बी में दिया है सैंड्यू, ऑप्शन सी में दिया है विनस फ्लाई ट्रैप, ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों के जो निफेंथिस है, सैंड्यूस है और विनस फ्लाई ट्रैप है, ये तीनों कीटभक्षी पौधे के अंतर्गत आते हैं। यानी तीनों ही कीटभक्षी पौधे हैं, तीनों कीटभक्षी पौधे हैं। तो आप लोग करेक्ट जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी। यानी विनस फ्लाई ट्रैप भी कीटभक्षी पौधा है, सैंड्यू भी कीटभक्षी पौधा है और निफेंथिस भी कीटभक्षी पौधा है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्लाइड से दिखता हुआ नजर आ रहा होगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? चलिए, किस विधि द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है नमक के विलयन से? तो कौन सी विधि होती है? वाष्पन विधि। कौन सी विधि होती है? वाष्पन विधि। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। द्रव्यमान का मात्रक पूछा गया था। चौथे नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। द्रव्यमान का मानक मात्रक पूछा गया। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है क्विंटल होता है, ऑप्शन बी में दिया है किलोग्राम होता है, ऑप्शन सी में दिया है ग्राम होता है और ऑप्शन डी में दिया है टन होता है। जो द्रव्यमान का मात्रक होता है क्या होता है? चलिए कुछ भौतिक राशियों के बारे में बात करेंगे। भौतिक राशियों के बारे में बात करें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। भौतिक राशियां पहले जान ली जाइए कि भौतिक राशियां कितनी होती हैं। चलिए भौतिक राशियां देखिए। भौतिक राशियां यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, भौतिक 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 राशियां। भौतिक राशियां हेडिंग आप लोग भौतिक राशियां हेडिंग रख लीजिए। भौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं? भौतिक राशियों की टोटल जो संख्या होती है कितनी होती है? भौतिक राशियां कितनी होती हैं? टोटल संख्या बताइए। भौतिक राशियां कितनी होती है? टोटल 7 होती हैं। भौतिक राशियों की टोटल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 भौतिक राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इनको हम जिक्र करेंगे। कौन कौन सी भौतिक राशियां होती हैं जो 7 होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? पहली भौतिक राशि को देखिए। पहली भौतिक राशि कौन होती है? दूसरी का नाम बताइए। दूसरी भौतिक राशि कौन होती है? दूसरी। तीसरी बताइए। चौथे, पांचवें, छठे नंबर की और 7वें नंबर की। 7 भौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कौन कौन सी होती हैं। पर चलिए एक मेरे प्यारे दोस्त का कमेंट आ रहा है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। गजब, आपका जवाब बहुत तगड़ा आ रहा है। आपका जवाब सही है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो क्या होता है? लंबाई, 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 द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, समय, ताप,
विद्युत धारा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। चलिए हमने देख लिया कि कितनी भौतिक राशियां होती हैं, कितनी भौतिक राशियां और टोटल कितनी भौतिक राशियां होती हैं, 7 होती है। कितनी होती हैं, 7 होती हैं। चलिए तो कौन कौन सी होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। टोटल आप लोगों की यही जो होती हैं ये 7 भौतिक राशियां होती हैं। चलिए इसका मात्रक भी बता दीजिए, कौन कौन सी इसका मात्रक क्या क्या होता है। भौतिक राशियों का मात्रक बता दीजिए, भौतिक राशियों का मात्रक क्या क्या होता है, चलिए बताइए। भौतिक राशियों का मात्रक बताइए, भौतिक राशियों का मात्रक। चलिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक बताइए, मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक बताइए, किलोग्राम होता है, किलोग्राम, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ताप का मात्रक बताइए, ताप का मात्रक क्या होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है, कैंडिला होता है, कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है, मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सामने हमने भौतिक राशियों का जिक्र कर दिया है। तो कौन कौन सी भौतिक राशियां होती हैं एक बार कमेंट करिए। चलिए कमेंट में आ रहा था आप लोगों का टोटल 7 भौतिक राशियां होती है। कौन कौन सी होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो उसमें हम बात किए थे कि लंबाई की जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। और लास्ट में जो है पदार्थ की मात्रा बची है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। टोटल 7 भौतिक राशियों का हमने जिक्र कर दिया है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कितनी भौतिक राशियां होती हैं। तो चलिए हम देखेंगे उस क्वेश्चन को जो हम लोग पीछे छोड़ करके आए हैं। तो उस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्या पूछा जा रहा था, द्रव्यमान का मात्रक पूछा जा रहा था। द्रव्यमान का मात्रक यहीं पे हम लोग देखें भौतिक राशियों के अंदर, जो देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या पूछा जा रहा था, यही क्या है, किलोग्राम है। क्या है, किलोग्राम। तो आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट आंसर चाहिए। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, चलिए क्वेश्चन देखिए। 5वें नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत सरसरी निगाहों से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली जो ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है, जल से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से, या शर्करा से, या पर्णहरित से। किससे निकलती है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली जो ऑक्सीजन गैस किससे निकलती है। तो आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पर्णहरित हो जाएगा। ऑप्शन डी आप लोगों का करेक्ट आंसर सही। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6वें नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। चलिए 6वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर पेपर में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग बहुत अच्छी तरह से देखिए क्या पूछा गया था। चलिए हम थोड़ा सा क्लीन कर लें इसको। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का
प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं सब हम करा देंगे, टोटल पेपर से पहले हम करा देंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। पर डे टू पर डे क्लास जाने वाली है आप लोगों के इस चैनल पे, ये आप ही लोगों का चैनल है, तो आप लोग इस चैनल से बने रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को जरूर लाभ मिलेगा यहाँ से। चलिए, अति लघुत्तरी प्रश्न आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, यानी आप लोगों का अब अति लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। टोटल 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो विकल्पिक आते हैं साइंस वाले पार्ट में। तो चलिए अब 6वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये अति लघुत्तरी प्रश्न 6वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुका है। क्या पूछा गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, इससे क्या समझते हैं। तो चलिए देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पूछा गया है। देखिए, वर्षा जल सतही प्रवाह के रूप में बहकर व्यर्थ हो जाने से पहले सतह से ऊपर, सतह से नीचे या उपसतह यानी जलवृत्त में, उपसतह यानी जलवृत्त में एकत्रित या संचित किए जाने की तकनीकी को वर्षा जल संचय कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षा जल संचय कहते हैं, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। इसके लिए विभिन्न तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो जो वर्षा जल का जो संचय किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन का देखिए, न्यूटन का तृतीय नियम पूछा गया। न्यूटन के जो गति का तृतीय नियम पूछा गया है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम पूछा गया है। देखिए, पहला नियम क्या बोला जाता है, पहला नियम जो जड़त्व का नियम कहा जाता है, पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम। पहला नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम होता है, जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति का जो पहला नियम होता है क्या होता है, जड़त्व का नियम होता है। जड़त्व का दूसरा नियम क्या होता है, इसे F बराबर यम में बोला जाता है, F बराबर यम में के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोला जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसे बोलते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा नियम होता है, तीसरा नियम होता है। तीसरा नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। चलिए, तो आप लोग को ये पता चल गया कि न्यूटन के गति संबंधित कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। जड़त्व का नियम, और दूसरा नियम ये होता है, और तीसरा क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। पूछा जाए, देखिए जड़त्व का जो नियम होता है, जड़त्व के पहले नियम के, जड़त्व का जो नियम होता है, न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम होता है, इसमें क्या बोला जाता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है। यानी कोई वस्तु विराम अवस्था में खड़ी हुई है तो सोचती है कि हम विराम अवस्था में ही रहें, तो उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यानी विराम अवस्था में रही वस्तु, जो रहने वाली वस्तु है, विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। अगर गतिशील में है तो गतिशील ही रहना चाहती है। तो यही जो नियम है, ये जड़त्व का नियम कहलाता है। दूसरा, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। F बराबर यम में, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, यानी F बराबर यम में के दूसरा जो नियम होता है F बराबर यम में होता है। तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। देखिए, जब किसी वस्तु पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है। तो यही जो नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी क्रिया के बराबर जो विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है किसी वस्तु के ऊपर, वही नियम क्या कहलाता है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहलाता है। चलिए देख ले रहे हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा था। चलिए इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या होता है, न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसका उदाहरण देखिए। तो उदाहरण क्या बोला गया था, देखिए तीसरा नियम में बात ये किया गया है। देखिए, पृथ्वी पर पड़ी गेंद जितने बल के द्वारा पृथ्वी को दबाती है, कोई वस्तु है, कोई मान लीजिए गेंद है, पृथ्वी पर पड़ी गेंद जितने बल के द्वारा पृथ्वी को दबाती है, पृथ्वी भी उतने ही बल के द्वारा उस गेंद को उछालती है। यानी क्रिया के बराबर परंतु विपरीत क्रिया लग रही है, विपरीत जो बल लग रहा है वही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। जैसे आप नाव में देखे होंगे, ये नाव है, ये नाव नदी में तैर रही है, ये नाव है, नाव नदी में तैर रही है। यहाँ पे एक बालक खड़ा हुआ है, नाव के जस्ट किनारे पे एक बालक खड़ा हुआ है, और ये बालक जब यहाँ पे उछाल लगाएगा, पानी में उछलेगा,
तो देखते होंगे कि ये जो नाव कुछ यहाँ पे इसकी लोकेशन थी, कुछ नाव खिसक के यहाँ पे आ जाएगी, कुछ नाव यहाँ पे खिसक के यहाँ पे आ जाती है। तो यानी जब कोई बालक नाव से कूदता है तो कुछ देखते होंगे कि जो नाव होती है कुछ पीछे की ओर खिसक जाती है। वो किसके कारण होता है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण ये होता है। यही न्यूटन की गति का ये तीसरा नियम का ये उदाहरण है। देखिए बंदूक से, देखिए कोई वस्तु है, देखिए ये बंदूक है, कोई मान लीजिए आदमी है, ये कोई आदमी है, ठीक है ना। ये बंदूक से जब बंदूक चलाता है तो देखते होंगे कि कुछ बंदूक इसे पीछे की तरफ धक्का देती है, बंदूक पीछे की तरफ इसे धक्का देती है। तो यानी ये भी जो उदाहरण होता है बंदूक से निकलने वाली गोली के कारण जो आदमी होता है पीछे की तरफ खिसक जाता है। ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का ये उदाहरण है। चलिए तो आप लोगों का 8वां नंबर क्वेश्चन, अब क्या बोला जा रहा था, 8वें नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पदार्थ का कौन सी अवस्था, यानी पदार्थ की कौन सी अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। जो द्रव अवस्था होती है, द्रव अवस्था में आयतन निश्चित होता है, द्रव अवस्था में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। तो कौन सी अवस्था होती है? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या होता है? आयतन क्या होता है? निश्चित होता है लेकिन आकृति उसकी अनिश्चित होती है। आकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है। वो कौन सी अवस्था कहलाती है? द्रव अवस्था। पदार्थ की वो द्रव अवस्था है जिसमें अवस्था, देखिए द्रव अवस्था पदार्थ की वो अवस्था है, द्रव अवस्था पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन, पदार्थ क्या होता है? आयतन। पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है, पदार्थ का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है लेकिन उसका आकार क्या होता है? आकार निश्चित नहीं होता है, यानी आकार अनिश्चित होता है। द्रव अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें पदार्थ का जो आयतन होता है, पदार्थ का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है लेकिन आकार उसका अनिश्चित होता है, ठीक है ना। वो कौन सी अवस्था होती है? द्रव अवस्था। तो आप लोग द्रव अवस्था को टिक लगाएंगे, यानी द्रव अवस्था के बारे में लिखेंगे, वही जो वो अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, वो कौन सी अवस्था होती है? द्रव अवस्था। पदार्थ की वो द्रव अवस्था होती है। 9वें नंबर क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग देखिए बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया था? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा कि नहीं? थोड़ा कमेंट करिए कि क्वेश्चन आप लोगों को क्लीन दिख रहा है कि नहीं। क्वेश्चन जवाब, क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। चलिए अब सही दिख रहा होगा, पूरा विश्वास है कि अब क्वेश्चन सही दिख रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन जवाब दीजिए। दोलन गति किसे कहते हैं? दोलन गति किसे कहते हैं? दोलन गति के बारे में पूछा गया, दोलन गति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। दोलन गति को पूछा गया है कि दोलन गति किसे कहा जाता है। चलिए दोलन गति को देखिए। दोलन गति क्या होती है? यदि कोई भी पिंड किसी निश्चित बिंदु पर एक निश्चित पथ के सापेक्ष इधर उधर, एक निश्चित पथ के सापेक्ष इधर उधर गति करता है तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? दोलन गति के नाम से जानते हैं। इसे हम कंपन गति या दोलन गति के नाम से जानते हैं। यदि कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु से इधर उधर गति करता है उसे कौन सी गति होती है? दोलन गति होती है। इसका उदाहरण देखिए, सरल लोलक की गति क्या होती है? सरल लोलक की गति। पहला उदाहरण क्या है? सरल लोलक की गति। दूसरा इसका देखिए, संगीत वाद्य यंत्रों के कंपन तार, जो संगीत वाद्य यंत्र के जो तार जो कंपन करते हैं, जो तार की जो कंपन करने की जो गति होती है वो भी दोलन गति का उदाहरण है। किस गति का उदाहरण है? दोलन गति का उदाहरण है। दोलन गति को आपने बढ़िया समझ लिया होगा अच्छी तरह से। दोलन गति आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। 10वें नंबर क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक के बारे में पूछा गया था। यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में, रासायनिक तौर पर
संयोजन से बनता है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन से जो पदार्थ बनता है, जो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोजन से जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं, यौगिक के नाम से जानते हैं। देखिए ये जो जल होता है, जल एक प्रकार का यौगिक होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 2:1 होता है, यानी H2O जो होता है, H2O किस नाम जानते हैं, H2O क्या होता है, ये जल होता है। क्या होता है, जल होता है। इसमें किसका हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन H2 यानी हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन संबंधे हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है कितना होता है, 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं, मृतोपजीवी क्या होता है, मृतोपजीवी के बारे में पूछा गया है। मृतोपजीवी क्या होता है, देखिए वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण करते हैं, ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी पदार्थ कहलाते हैं, यानी मृतोपजीवी कहलाते हैं। क्या मशरूम जो होता है मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी यानी मृत पदार्थों को भोजन के माध्यम से उपयोग करते हैं, वे मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप लोगों का लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, यानी टोटल आप लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब देखिए आप लोगों का लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। लघुत्तरीय प्रश्न को हम देखेंगे कि लघुत्तरीय प्रश्न में क्या पूछा गया था। लघुत्तरीय प्रश्न को आप देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखिए आप लोगों का लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, हाँ सब करा देंगे, सब कराएंगे, सब क्वेश्चन करा देंगे हम। चलिए प्रीवियस ईयर, टोटल प्रीवियस ईयर जितने हैं 2023 का ये चल रहा होगा प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद 2022 का लाएंगे। चलिए तो आप बने रहिए इस सेशन से। चलिए इस क्वेश्चन के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण से समझाइए। भोजन के एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण से समझाना है। देखिए भोजन एकत्रीकरण हेतु तने का मुख्य कार्य पत्तियों, पुष्पों एवं फलों को धारण करना, जल एवं खनिज पदार्थों, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन करना। क्या करना, संवहन करना। हरा होने पर तने भोजन निर्माण का कार्य भी करता है। तने में थोड़ी मात्रा में भोजन भी संचित रहता है। विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए तने रूपांतरित हो जाते हैं। समानांतर तनों में भोजन संचय एक कायिक जनन, बहुवर्षीयता प्राप्त करने हेतु आरोहण एवं सुरक्षा हेतु रूपांतरण होता है। चलिए तो देखिए, भोजन संग्रह के लिए मूसलाजड़ों का रूपांतरण किस रूप में होता है, तर्क रूप में, कुंभी रूप में, शंकु रूप में और कंदिल रूप में होता है। तो चलिए देख रहे हैं कि ये क्या होता है। ये जो चार दिया गया है, तर्क रूप और कुंभी रूप और शंकु रूप और कंदिल, क्या होता है इसके बारे में देखिए कि क्या होते हैं। इसके बारे में थोड़ा देख लिया जाए कि ये क्या होता है। देखिए तर्क रूप के बारे में बात करेंगे हम। तर्क रूप क्या होता है, तर्क रूप के बारे में हम बात करने वाले हैं। तर्क रूप के बारे में हम बात करेंगे कि तर्क रूप क्या होता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, तर्क रूप को देखा जाए कि तर्क रूप क्या होता है। तर्क रूप के बारे में जिक्र करेंगे हम। तर्क रूप के बारे में देखिए, चलिए तर्क रूप क्या होता है इसके बारे में देख रहे हैं। चलिए देखिए तर्क रूप, तर्क रूप को देखिए जिसे हम फ्यूजिफॉर्म के नाम से जानते हैं। तर्क रूप को फ्यूजिफॉर्म के नाम से जानते हैं। इसमें प्राथमिक जड़ का ऊपरी भाग, प्राथमिक जड़ का ऊपरी भाग पतला, प्राथमिक जड़ का ऊपरी भाग पतला, बीच का मोटा, बीच का भाग क्या होता है, मोटा, तथा नीचे का जो भाग होता है पुनः पतला हो जाता है। यानी प्राथमिक जो जड़ वाला भाग, ऊपरी वाला भाग होता है क्या होता है, पतला होता है, बीच का भाग क्या होता है, मोटा होता है, फिर नीचे का जो भाग होता है वो पतला होता है। ऐसा क्या कहलाते हैं, वो तर्क रूप का उदाहरण। जैसे मूली क्या है, मूली क्या है, ये तर्क रूप का उदाहरण है। तर्क रूप का ये उदाहरण मूली। शंक्वाकार क्या होता है, शंक्वाकार को देखे ही होंगे। शंक्वाकार का क्या उदाहरण होता है,
शंक्वाकार अवस्था में रहता है, गाजर शंक्वाकार होता है। कुंभी रूप किसका होता है? कुंभी रूप देखिए शलजम हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा। कंदिल में क्या आएगा? कंदिल में मूसला जड़ वाले जितने भी पौधे होते हैं वो कंदिल में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, बल से क्या समझते हैं? बल से क्या समझते हैं? बल को बताइए। वह धक्का या खिंचाव जो एक वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में ला देता है उसे किस नाम जानते हैं? बल कहलाता है। वही क्या होता है? बल कहलाता है। जो किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में ला दे उसे ही हम बल के नाम से जानते हैं। बल क्या होता है? बल का जो SI मात्रा क्या होता है? बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। और सीजीएस प्रणाली में जो बल का मात्रा क्या होता है? डायन होता है। बल का जो SI प्रणाली में मात्रक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम SI का मतलब क्या होता है? SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम होता है। SI का मात्रा क्या? SI का होता है इंटरनेशनल सिस्टम होता है। इसी SI प्रणाली में जो बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। और सीजीएस प्रणाली में जो बल का मात्रा क्या होता है? डायन होता है। क्या होता है? डायन होता है। सीजीएस प्रणाली में जो बल का मात्रा क्या होता है? डायन होता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। यानी बलों का प्रकार पूछा गया था। बलों का प्रकार देख लिया जाए तो कौन कौन से बलों के प्रकार होते हैं? देखिए पेशीय बल होता है, घर्षण बल होता है, सामान्य बल होता है। देखिए पेशीय बल क्या होता है? पेशीय बल के बारे में बात करेंगे। पेशीय बल क्या होता है? पेशीय बल को आप लोग देखिए। पेशीय बल क्या होता है? पेशीय बल देखिए, पेशीय बल क्या होता है? यह बल मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। यानी मांसपेशियों की क्रिया के कारण जो उत्पन्न बल होता है वो कौन सा बल होता है? पेशीय बल होता है। पेशीय बल क्या होता है? ये मांसपेशियों के कारण उत्पन्न होने वाला ये बल होता है। घर्षण बल का मतलब दो संपर्क सतहों के बीच में लगने वाला जो फ्रैक्शन फोर्स होता है उसे ही घर्षण बल के नाम। जो दो सतहों के देखिए दो सतहों के मध्य जो लगने वाला जो बल होता है उसे किस नाम जानते हैं? घर्षण बल के नाम से जानते हैं। तो पेशीय बल होता है और घर्षण बल होता है और एक सामान्य बल होता है। यह वह बल होता है जिसमें सतहों के बीच संपर्क का परिमाण होता है। चूंकि यह बल विचाराधीन सतह पर लंबवत कार्य करता है इसलिए इसे सामान्य बल के नाम से जानते हैं। और पेशीय बल होता है दो पेशियों के द्वारा जो उत्पन्न बल होता है उसे पेशीय बल के नाम से जानते हैं। और दो संपर्क सतहों के बीच में लगने वाला बल क्या होता है? घर्षण बल होता है। और एक प्रकार का ये सामान्य बल कहलाता है। एक सामान्य बल का उदाहरण है स्प्रिंग बल, वायु प्रतिरोधी बल और तनाव बल। ये क्या है? ये कौन से उदाहरण है? ये आप लोगों के बल के ये उदाहरण है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ठोस द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठोस द्रव गैस के बारे में बात करेंगे। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। ठोस, द्रव और गैस को देखिए। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकृति निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का मतलब इसका आयतन भी निश्चित होता है और इसकी आकृति भी निश्चित होती है। ठोस पदार्थ का मतलब जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ठोस पदार्थ कहलाते हैं। द्रव पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इसकी आकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन इसकी आकृति अनिश्चित होती है। लेकिन गैस क्या होता है? गैस एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। यानी आकृति भी नहीं निश्चित होती है, न ही इसका आयतन भी निश्चित होता है। यानी आकृति और आयतन क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ऐसे पदार्थ क्या होते हैं? ये गैस के अंतर्गत आते हैं। और जो ठोस क्या होता है? इसका आयतन तो निश्चित होता है और लेकिन आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसमें केवल इसका पदार्थ जो द्रव पदार्थ होता है इसका केवल आयतन निश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोगों का ये हो चुका है। देखिए गैस में क्या क्या है? हाइड्रोजन आ जाएगी। हाइड्रोजन गैस के अंतर्गत हाइड्रोजन आ जाएगा और नाइट्रोजन। ये गैसों के अंतर्गत आते हैं जिनका न तो आयतन निश्चित होता है न ही इसका आकार निश्चित होता है। यानी आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ऐसे पदार्थ गैस के अंतर्गत आते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि ठोस क्या होता है। ठोस देखिए, ठोस के बारे में दिया गया है। ये देखिए आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर दें, थोड़ा सा बड़ा करते हैं डायग्राम को, थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा कर दिया जाए। ये आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा, ये ठोस है। देखिए इसमें इसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित है। आयतन भी निश्चित है और आकार भी दोनों निश्चित होता है। ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, ये ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये ठोस कहलाते हैं। ये क्या है, देखिए ठोस का ये उदाहरण है, ठोस। आयतन भी निश्चित है, इसका आयतन 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 प्लस आकार आकार ये दोनों क्या होते हैं, ये निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित। ये निश्चित होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, केवल आयतन निश्चित होता है। इसमें आयतन क्या होता है, आयतन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। लेकिन आकार क्या होता है, आकार क्या होता है, इसमें अनिश्चित होता है। अनिश्चित इसमें आयतन 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 प्लस आकार, आयतन प्लस आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित दोनों क्या होते हैं, आयतन प्लस आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित होते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये द्रव गैस के अंतर्गत आते हैं। ये गैस है, देखिए गैस की संरचना दिखाई गई। ये द्रव की है, ये ठोस की है। देखिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्लाइड पे क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास का मापन किस यंत्र के किया जाता है, उसका नाम बताइए और उस यंत्र का अल्पतमांक बताइए। उस यंत्र का अल्पतमांक पूछा गया है जिसके द्वारा बेलन की लंबाई और वृत्त का व्यास मेजरमेंट किया जाता है। वो कौन सा होता है, आप लोग देखे होंगे। उसका नाम क्या है, जिसके द्वारा बेलन की लंबाई और वृत्त के व्यास का मापन किया जाता है। उस यंत्र का नाम पूछा जा रहा है। वो यंत्र कौन सा होता है, कौन सा यंत्र होता है, इसे हम वर्नियर कैलिपर्स के नाम से जानते हैं। देखिए वर्नियर कैलिपर्स आप लोगों को दिख रहा होगा कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। वर्नियर कैलिपर्स का डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। यही है वर्नियर कैलिपर्स। देखिए वर्नियर कैलिपर्स को हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए वर्नियर कैलिपर्स को हम दिखा रहे हैं। देखिए वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। देखिए वर्नियर कैलिपर्स का हम डायग्राम नहीं दिख रहा होगा। देखिए यही वर्नियर कैलिपर्स है। थोड़ा सा इसको हम दिखा दे रहे हैं, आप लोगों को क्लीन नहीं दिख रहा होगा। वर्नियर कैलिपर्स को हम दिखा रहे हैं। यही जो है आप लोगों का वर्नियर कैलिपर्स है, जिसके द्वारा बेलन की लंबाई, इसके द्वारा क्या क्या मेजरमेंट किया जाता है, इसके द्वारा बेलन की लंबाई वर्नियर कैलिपर से, और वृत्त का व्यास होता है जो डायमीटर जो होता है, इसके द्वारा वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा ये उसका मेजरमेंट किया जाता है। व्यास और लंबाई को की जो मोटाई होती है बेलन की लंबाई और व्यास नापने के लिए किसका यूज किया जाता है, वर्नियर कैलिपर्स का यूज किया जाता है। वर्नियर कैलिपर से आप लोगों को दिख रहा होगा। यानी बेलन की लंबाई वर्नियर कैलिपर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, वर्नियर कैलिपर से मापी जाती है। और वृत्त का व्यास के लिए वर्णिका का उपयोग किया जाता है। वृत्त का व्यास वर्णिका का उपयोग किया जाता है।
अल्पतमांक वह लघुत्तम मान होता है जिससे कोई यंत्र सही माप कर सकता है। वह न्यूनतम मान जिससे यंत्र द्वारा मापा जा सकता है। वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 0.01 सेंटीमीटर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है। चलिए वाष्पन और क्वथन के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। वाष्पन और क्वथन में अंतर पूछा गया है। वाष्पन सामान्य तापमान पर द्रवों के भाप के रूप में बदलना। सामान्य जो तापमान होता है उसमें द्रव का भाप के रूप में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। द्रव का भाप के रूप में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन के नाम से इसे जाना जाता है। क्वथन क्या होता है? क्वथन देखिए, वाष्पन देखिए, वाष्पन क्या होता है? वाष्पन सामान्यतः तापमान पर द्रव के भाप या वाष्प के रूप में बदलना। ये सामान्य टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रव का वाष्प के रूप में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। द्रव का वाष्प के रूप में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। क्वथन के बारे में बात करेंगे। क्वथन क्या होता है? क्वथन को देखिए, क्वथन को आप लोग देखिए, क्वथन क्या होता है? क्वथन को देखिए, क्वथन क्या होता है? क्वथन को देखिए आप लोग, क्वथन क्या होता है? जब किसी द्रव का तापमान बढ़ाते हैं, तो एक ऐसे निश्चित तापमान पर द्रव्य उबलने लगता है। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पर जो हमारा द्रव होता है उबलने लगता है। उसे क्या कहता है? उसे क्वथन के नाम से जब यानी उबलनांक होता है, उबलनांक की घटना को किस नाम जानते हैं? क्वथन के नाम से जानते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोतों के बारे में पूछा गया है। नवीकरणीय स्रोत क्या होता है और अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वे संसाधन जो एक बार लगातार उपयोग होने पर पुनः स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। वायु, सौर ऊर्जा, जल और वन, ये क्या है? ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन है। ऊर्जा के ये नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन के रूप में कौन है? कोयला और पेट्रोलियम, ये ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन है। ये अनवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए आप लोग। पोषण के आधार पर पादप और जंतुओं में अंतर बताइए। पोषण के आधार पर पादप और जंतुओं में अंतर पूछा जा रहा है। पोषण के आधार पर पादप और जंतुओं में अंतर पूछा जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन का इस जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पोषण के आधार पर पादप और जंतुओं में अंतर पूछा गया है। पोषण के आधार पर पादप और जंतुओं में अंतर पूछा जा रहा है। चलिए जंतु को देखा जाए कि जंतु क्या होते हैं। जंतु के बारे में बात करें। देखिए जंतु का पहला जो हम देख रहे हैं अंतर क्या है? जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते हैं। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। दूसरा क्या है? यह पौधे तथा जंतुओं में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जंतु पौधे तथा जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त कर पाते हैं। इनकी वृद्धि कुछ विशेष आयु के पश्चात रुक जाती है। यानी जो जंतु होते हैं इनकी वृद्धि कुछ समय के बाद इसकी वृद्धि रुक जाती है। पर्णहरित नहीं पाया जाता है। जो जंतु होते हैं इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। इसमें कोशिका भित्ति भी नहीं पाते। जंतुओं में न तो पर्णहरित पाया जाता है और न ही इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी जंतुओं में कोशिका भित्ति और पर्णहरित नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती है और न ही पर्णहरित पाया जाता है। लेकिन जंतुओं में लेकिन पौधों में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और पर्णहरित भी पाया जाता है। पौधों में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और पर्णहरित भी पाया जाता है।
देखिए पौधे क्या होता है, ये एक स्थान पर स्थित रहते हैं, यानी पौधे न तो इधर जाएंगे न तो उधर, ये एक स्थान पर निश्चित रहते हैं। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। यह सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। जो पौधे होते हैं इस सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और जो पौधे होते हैं, पौधों में पर्णहरित भी पाया जाता है और इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। पौधों में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और पर्णहरित भी पाया जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए ये क्लास था। आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आएंगे। ये 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर था, 2023 का ये प्रीवियस ईयर पेपर था। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लाएंगे 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर। तब तक लिए मेरे प्यारे दोस्तों हमें छुट्टी दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर लाएं। तब इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों हम इस सेशन को समाप्त कर रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।